सबसे ज़्यादा जो इस वक्त हमारे पास पेशेंट्स भी आते हैं ना, वो आइस के आते हैं। हर उम्र का इंसान ये ड्रग इस्तेमाल कर रहा है। एक मरीज़ ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ड्रग, ठीक है, उसका ब्रेन को मंशियात के अलावा अब कुछ नहीं पता। मैं आपके चैनल के ज़रिए ज़रूर ये बात करना चाहूँगी गवर्नमेंट से कि आप इन मेडिकेशंस के ऊपर कोई रोकथाम लगाएं। हर गली उठा के देख लें, लाहौर की या चाहे पूरे पाकिस्तान की, आपको वहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल से ज़्यादा हर गली में 2 से 3 वेब शॉप मिलेंगी। तो ये ओपनली आप तो ड्रग को प्रमोट कर रहे हैं वेब शॉप्स को अलाउ करके कि वो कहीं पे भी वेब शॉप्स खोल लें। अस्सलामुअलैकुम। अलिफ पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट राजिया मुनीर। आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने ना सिर्फ बतौर जनरल फिजिशियन अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं, बल्कि नशे के ख़िलाफ़ मुहाज़ पर फ्रंटलाइन पर काम भी कर रही हैं। डॉक्टर किंजा नवीद एक सीनियर फिजिशियन हैं और UK लाइसेंस्ड भी हैं और कई सालों से एक रिहैब के साथ मुंसलिक भी हैं। वो बेसिकली नशे के मरीज़ों का इलाज और उसकी बहाली के लिए मदद फराहम करती हैं, लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस किंजा नवीद। कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट। वेलकम। अच्छा किंजा, बताइएगा कि आप कितने अरसे से काम कर रही हैं और क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े इस हवाले से? मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ईयर्स हो गए हैं कि मैं एक इदारे के साथ मुंसलिक हूँ जो रिहैब सेंटर है। वहाँ पे मंशियात के मरीज़ों का और नफ्सियाती मरीज़ों का इलाज किया जाता है और चैलेंजेस तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हैं। हम एक एक करके आज उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा किंजा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में नशे की सबसे आम और ख़तरनाक रुझानात क्या हैं? ठीक है, पाकिस्तान में ऐसे है कि देखें, नशे का मतलब है एडिक्शन। ठीक है, एडिक्शन की मुख्तलिफ इक़साम हैं जिसमें केमिकल एडिक्शन भी आती है, नॉन केमिकल एडिक्शन भी आती है। नॉन केमिकल एडिक्शन यानी आप कह लें कि जिस तरह गैम्बलिंग होती है, लोगों को गैम्बलिंग का नशा होता है, एडिक्शन होती है, दे कैन नॉट हेल्प देमसेल्व्स। इसी तरह एडल्ट वीडियोस देखने की एडिक्शन होती है। ये सारी नॉन केमिकल एडिक्शंस होती हैं और पाकिस्तान में ये बड़ी ख़तरनाक मरहले तक आ चुकी हैं। दूसरी ही तरफ एक केमिकल एडिक्शन भी आती है जिसमें ये आजकल ड्रग्स यूज़ होते हैं, आइस, हैश, कोकेन और ओवर द काउंटर ये जो स्लीपिंग पिल्स मिलती हैं, ये सारी की सारी जो हैं केमिकल एडिक्शन है। ये सारी एडिक्शंस जो हैं पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो नुकसानात हैं वो भी बढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है। बिल्कुल ऐसी बात है। और ये जो आइस का नशा है ये तो ज़्यादा मकबूल हो रहा है पाकिस्तान में, क्या इसकी क्या रीज़निंग है, क्यों हो रहा है? नौजवान नस्ल इसकी तरफ क्यों इतना राग़िब हो रही है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सबसे ज़्यादा जो इस वक्त हमारे पास पेशेंट्स भी आते हैं ना, वो आइस के आते हैं। सबसे पहली बात कि ये ईज़िली मिलती है, सस्ता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसके जो अफेक्ट्स हैं ना, वो मरीज़ों को बड़ा एक्टिव करते हैं। तो उनको बड़ा एक आप कह लें कि स्टेट ऑफ यूफोरिया, जिससे वो प्लेजर फील करते हैं, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग होती है। तो उनको ये इस्तेमाल करके ऐसा महसूस होता है कि वो दोबारा से ठीक हो गए हैं और वो अपने जो काम है डेली लाइफ के वो बड़े अच्छी तरह करने लग गए हैं, जिस वजह से स्टार्ट तो वैसे लिए करते हैं कि उनको अच्छा महसूस होता है, लेकिन आहिस्ता 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 फिर वो अपने नुकसानात की तरफ लेने जाना शुरू कर देती है, क्योंकि एट लास्ट है तो वो ड्रग ही। एग्जैक्टली। अच्छा कहते हैं, ये बताइएगा कि कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो आइस के नशे की तरफ जाते हैं? देखिए, लोगों में मैं आपको ऐसा कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकूँगी इस वजह से क्योंकि हर उम्र का इंसान ये ड्रग इस्तेमाल कर रहा है। इसमें ना कोई जेंडर की तफरीक है और ना कोई उम्र की तफरीक है। आपके पास हर एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं? हर एज ग्रुप एंड बोथ जेंडर्स। ओके, मतलब फीमेल भी हैं और मेल भी हैं। एग्जैक्टली वैसे ही। अच्छा, पाकिस्तान में नशे की सबसे आपको क्या लगता है कि सबसे ख़तरनाक नशा कौन सा है पाकिस्तान में? अगर देखा जाए, जैसे आपने मुख्तलिफ ड्रग्स का नाम लिया, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस वक्त कौन सा है? इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो आइस इस्तेमाल है। ऑल्दो इसके अलावा भी ड्रग्स हैं, जिस तरह ये पिल्स होती हैं, एक्सटेसी, MDMA, मतलब इस तरह की चीज़ें भी इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रुझान है इस वक्त वो आइस का है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हमें पता चले कि हमारे मतलब करीबी लोगों में कोई इंसान नशे की लत में मुब्तला हो गया है, तो उसकी रीज़निंग को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखें, अगर आपकी फ़ैमिली में या आपके अजीज़ व अकारिब में इस तरह का कोई इंसान कर रहा है कि वो बिल्कुल अलहदा रह रहा है, अपने कमरे में बिल्कुल बंद हो जाता है, क्योंकि ये वो कंप्लेंट्स हैं जिनके साथ फैमिलीज़ हमारे पास आती हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पर।
अगर आपके जो अजीज़ो कारी में कोई अकेले रहना पसंद करते हैं अपने अकेले कमरे में, वो अग्रेसिव होता है, वो शक व शुबहात में मुब्तला है, क्योंकि आइज़ का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि वो पैरानोया कॉज करता है। ठीक है। पैरानोया से मतलब ये है कि उसको ये लगता है कि उसके जो रिलेटिव्स हैं या जो उसके अजीज़ व अकारिब है वो उसको मारना चाहते हैं या उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ना इसको पर्सिक्यूटरी डिल्यूजन कहते हैं। एक डाउट का बिहेवियर उनके अंदर डेवलप हो जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, उनका डाउट का बिहेवियर, और वो डाउट जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है। वो अपने अगेंस्ट भी हो सकता है, वो किसी और के लिए भी हो सकता है कि ये ऐसा करे, ये गलत करे। हालांकि मतलब कि उनका जो रियलिटी से टच है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो एक फ़ॉल्स दुनिया में रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो इस वजह से जो है, अगर अच्छा आप पूछ रही थी कि किस तरह पता चले, तो अगर उनके शक व शुबहात ज़्यादा हो गए हैं और इस तरह की कैफियत है कि वो गुस्सा ज़्यादा करते हैं, झगड़ते ज़्यादा हैं, कोई काम नहीं है ज़िंदगी के अंदर, कोई मोटिवेशन नहीं है, आप ये नोटिस करें कि वो सारा वक्त जागते रहते हैं, सोते ही नहीं हैं। अच्छा, उनको नींद नहीं आती? बेसिकली वो इस्तेमाल इसलिए करना शुरू करते हैं क्योंकि इट कैन बी वीक्स टिल द स्लीप। मतलब हफ्तों गुजर जाते हैं और वो नहीं सोते हैं। तो इसका तो मतलब आपकी तो बॉडी पे पूरा बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता होगा। और यही लोग जब इस चीज़ को रिकवर करने की कोशिश करते हैं तो वो फिर कैसे सर्वाइव करते हैं? देखें, रिकवरी तो तब आती है जब मरीज़ खुद चाहता है। अच्छा, इसके मरीज़ खुद भी नहीं चाहते होंगे कि वो चाहते वो देखें, जब एक मरीज़ ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ड्रग, ठीक है, उसका ब्रेन को मंशियात के अलावा अब कुछ नहीं पता। ही हैज़ लॉस्ट द टच विद द रियलिटी। वो अपनी एक फॉल्स दुनिया में रह रहा है, उसके फिक्स्ड इमेजिनेशन, उसके फिक्स्ड फर्म बिलीव्स हैं, तो वो कैसे इलाज की तरफ आएगा? उसके नज़दीक तो वो गलत ही नहीं है। तो ये लोग आम लोगों से फिर बहुत मुख्तलिफ हो जाते होंगे यकीनन, और जो इनकी प्रैक्टिकल लाइफ है वो भी बहुत इफेक्ट करती होगी, बिकॉज एक नॉर्मल बिहेवियर तो जो एक ह्यूमन बीइंग का होता है तो वो तो बिल्कुल इससे दूर हो जाते होंगे। प्रैक्टिकल लाइफ आप यकीन करें रहती कोई नहीं है इन मरीजों की, इन लोगों की नहीं रहती, क्योंकि नशा एक बीमारी है। ठीक है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक बीमारी है। जब एक दफ़ा ये लग जाती है फिर इसका सिर्फ इलाज ही होता है। फिर ये जो आपको, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि फैमिली से वादे करते हैं पेशेंट्स कि हम छोड़ देंगे, आप हमें ना दाखिल करवाएं, हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। कभी भी नशे का मरीज़ खुद नशा नहीं छोड़ सकता। ठीक है। विदाउट ट्रीटमेंट। हाँ, ट्रीटमेंट के बाद अगर वो चाहे तो वो छोड़ सकता है। अच्छा, तो आपके रिहैब में ऐसे स्पेसिफिक कौन से ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं? हमारे रिहैब में इस तरह कि जब पहले मरीज़ आता है, दाखिल होता है, तो पहले तो वो विड्रॉल्स में होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम उसको ड्रग से दूर कर देते हैं ना, एकदम से ड्रग्स बंद कर देते हैं देना। तो वो बहुत ज़्यादा विड्रॉल्स होते हैं जिसमें हर ड्रग का जो है वो मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट आता है। हीरोइन का मुख्तलिफ आता है, आइस का मुख्तलिफ आता है, सर दर्द होता है, जिस्म दुखता है, आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, मोशन लग जाना, उल्टियाँ आना, इस तरह के बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। पहले हम एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स में उनको मैनेज करते हैं। ठीक है। 2 to 3 वीक्स में जब ड्रग्स जिस्म से वॉश आउट हो जाते हैं तो उसके बाद उनकी साइकोलॉजिकल थेरेपी की जाती है। साइकोलॉजिकल सेशंस लिए जाते हैं। उनकी जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से वो नशे पे लगे, उस पे काम किया जाता है। उनकी रिलैप्स प्रिवेंशन पे काम किया जाता है कि वो दोबारा मंशियात की तरफ मत जाएं। ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि हम उस चीज़ को भी टच करते हैं कि जिस वजह से वो नशे की तरफ राग़िब होते हैं। सोसाइटी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं आपको लगता है कि इंसान उसकी वजह से, या जो नशे की तरफ जाते हैं वो क्यों जाते हैं, क्या वजूहात हैं बेसिकली? देखिए, इसकी बड़ी मल्टीपल कॉजेज़ हैं। कुछ केसेस में आप कह सकते हैं एंजाइटी डिप्रेशन होता है तो चले जाते हैं, ठीक है, इसकी तरफ। लेकिन दिस इज़ नॉट ओनली इट, खाली ये वजह नहीं है। और भी बहुत सी फैमिली डिसफंक्शन सबसे बढ़ के लेयर पर्पसेस। कुछ नहीं है प्रॉब्लम लाइफ में, ना डिप्रेशन है, ना एंजाइटी है, ना पैसे की कमी है, कुछ नहीं है। सिर्फ क्या है, लेयर के लिए करते हैं। अपने दोस्तों में बैठे और कर लिया, क्यों किया, कोई वजह नहीं है, बस लेयर के लिए किया है। और वो फिर थ्रू आउट उनको मज़ा आता है। हाँ। और वो फिर थ्रू आउट ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा, आपको लगता है कि मनशियात के इस्तेमाल की बुनियादी वजूहात सिर्फ ज़हनी दबाव और डिप्रेशन है? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ ज़हनी दबाव डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये वन ऑफ द रीज़न ज़रूर है, लेकिन ये ओनली रीज़न नहीं है। ओनली रीज़न नहीं हो सकती कि मतलब इसके और भी मतलब वजूहात और भी होती हैं ना। देखें, फैमिली डिसफंक्शन है, अगर फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं है, निगलेक्ट है, या फैमिली डिस्टर्ब करती है, फैमिली ही टॉक्सिक है, या फिर कोई और स्ट्रेसर है लाइफ के अंदर, या फिर जैसे आपको भी बताया कि लेयर पर्पसेस के लिए कि कोई मसला नहीं है ज़िंदगी में, बस दोस्तों के साथ बैठे हैं जी, दोस्तों ने कहा कि हम करें, तुम भी कर लो, तो हमने कर लिया, ठीक हो गया। अच्छा, कुछ लोगों को नींद नहीं आती है, वो नींद
अपनी मतलब बहाल करने के लिए कुछ ड्रग्स की तरफ जाते हैं, लाइक जैसे स्लीपिंग पिल्स की तरफ जाते हैं, तो वो किस तरीके से वो फंक्शन करती हैं? आप देखिए, और फिर अच्छा उनसे ये भी पूछा जाए कि मतलब नहीं जस्ट नींद के लिए कि नींद नहीं आ रही तो इसलिए दवाई ले रहा हूँ या दवाई ले रही हूँ, तो वो इस चीज़ को बिल्कुल समझते हैं कि बिल्कुल भी कोई इतना नुकसान नहीं है इस चीज़ का। तो आप बीइंग अ डॉक्टर, आपका क्या एनालिसिस है? मैं आपको एक बात बताऊं, जिस रेशो से हमारे पास ये दूसरी ड्रग एडिक्शन के पेशेंट्स आ रहे हैं ना, उसी ही रेशो से हमारे पास ये ओवर द काउंटर पिल्स मिलने के पेशेंट्स आ रहे हैं। मतलब मेरा तो ये आज मैं आपके चैनल के ज़रिए ज़रूर ये बात करना चाहूँगी गवर्नमेंट से कि आप इन मेडिकेशंस के ऊपर कोई रोकथाम लगाएं। ठीक है, क्योंकि ये मेडिकेशंस आराम से मिल जाती हैं। मुख्तलिफ जो है ये स्लीपिंग पिल्स की फार्मूलाज आते हैं और वो आराम से ओवर द काउंटर मिल रहे हैं। ठीक है। और जो हमारे फार्मास्यूटिकल शॉप्स वाले हैं वो ये देखते भी नहीं है कि पेशेंट के पास प्रिस्क्रिप्शन है नहीं है, बस जी उन्होंने मांगी कि कोई नींद की दवाई दे तो उन्होंने पकड़ा दी, कोई एंजाइटी हो रही है दवाई दे तो उन्होंने नींद की गोली पकड़ा दी। हालांकि एंजाइटी डिप्रेशन की दवाइयाँ अलग होती हैं, ये जो स्लीपिंग पिल्स होती हैं ये आपको ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ लेकर जाती हैं। लेकिन लोग इसको समझते हैं कि ये शायद हमें रिकवरी दे रही है जो भी। अच्छा आप ये बताएं कि रिहैब सेंटर्स जो बनाए जाते हैं डेफिनेटली एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए, कि ताकि मरीज़ को एक डिफरेंट माहौल दिया जाए ताकि उसकी नशोनुमा हो। लोग रिहैब सेंटर से इतना क्यों भागते हैं, स्पेशली ऐसे पेशेंट्स क्यों भागते हैं? वो क्यों समझते हैं कि हमें किसी पागल खाने में या कहीं इधर उधर जमा करवाने के लिए लेके जा रहे हैं? इसलिए क्योंकि मरीज़ तो कभी ये मानता ही नहीं कि वो नशा गलत करता है। अच्छा, उसके लिए तो जब से उसने नशा करना शुरू किए उससे ज़्यादा अच्छा उसने कभी महसूस पहले किया ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो एक्टिव हो गया, उसने अपने काम वो जो एक दिन में करता 3 दिन में करता था उसने एक दिन में करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसको यूफोरिया की स्टेट मिलने लग गई। मतलब होता ये है कि बेसिकली ये जो ड्रग्स है ना ये हमारे ब्रेन के अंदर डोपामीन प्रोड्यूस करते हैं। डोपामीन एक हैप्पी हार्मोन है। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स हैं ये उसको बूस्ट करते हैं। तो उनको वो खुशी फ़ील होती है ड्रग्स करके। ठीक है, अब जब उनको खुशी फ़ील हो रही है, उनको एक्टिवनेस फ़ील हो रही है, तो वो इस चीज़ को क्यों मानेंगे कि वो बीमार है? वो नहीं मानते। इसीलिए मरीज़ जो हैं वो इन रिहैब से भागते हैं और वो कहते हैं कि ये जेल है, ये पागल खाना है, हमने यहाँ नहीं जाना। और फैमिलीज़ अक्सर औकात उनकी बातों में आ जाती हैं। ठीक है। अच्छा आम लोगों को भी, कॉमन जो पीपल है उनको भी इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि रिहैब सेंटर बेसिकली है क्या, तो बेसिकली वो क्या है, क्या फंक्शन है, थोड़ा सा ये ऑडियंस को ज़रा एलैबोरेट करें, जो मैं समझती हूँ बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आम आवाम को पता चले कि रिहैब एक्चुअली फ़ंक्शन कैसे करता है। रिहैब में दाखिल कराने का सबसे पहला मकसद ये है कि आपके मरीज़ को और उसके मंशियात को अलहदा कर दिया जाए। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से दूर कर दें। ठीक है, चाहे वो एक्सटर्नल ट्रिगर्स, उसका स्ट्रेस है जिसकी वजह से वो मंशियात कर रहे, जो भी है, सबसे पहले ड्रग्स को और पेशेंट को अलग कर दें। ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि 3 हफ्ते लगते हैं ड्रग्स को वॉश आउट होने में। उसके बाद फिर जो है पेशेंट की थेरेपी होना शुरू होती है। अब अगर आप मरीज़ को रिहैब दाखिल नहीं करवाएंगे, आप उसी से कहते रहेंगे छोड़ दो, नशा छोड़ दो, कभी भी नहीं छोड़ सकेगा वो। क्योंकि ना उसके विड्रॉल्स का ट्रीटमेंट होगा। जब विड्रॉल्स आते हैं ना पेशेंट्स को, वो बहुत सिवियर होते हैं। उसमें मरीज़ों का जिस्म इतना ज़्यादा दर्द से टूटता है कि वो, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि वो अपने जो हाथ पाँव हैं वो बिस्तर के ऊपर मार रहे होते हैं कि उनको इतनी ज़्यादा, जिसको हम ना अपनी टर्म में इसको तोड़क कहते हैं, उनको वो हो रही होती है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इंसान घर पे नशा छोड़ देगा? वो नहीं छोड़ सकता। तो इसलिए रिहैब दाखिल करवाना बहुत ज़रूरी है, उनकी साइकोलॉजिकल थेरेपी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। फिर कुछ पे फैमिलीज़ होती हैं, वो कहती हैं कि अच्छा जी हमने अब बस 3 हफ्ते हो गए, नशा जिस्म से निकल गया तो मरीज़ ठीक है, तो हम इसको ले जाते हैं, अब और क्या करना है, नशा तो निकल गया। मैं उनको भी बताना चाहूँगी कि ये ट्रीटमेंट नहीं है कि आपने जिस्म से नशा निकलवा दिया, उसके बाद वो बाहर जाके फिर करना शुरू कर देगा। अच्छा, कितना अरसा एक मतलब मुकम्मल थेरेपी के लिए ज़रूरी है? मुझे ऐसा लगता है कि जो थेरेपी का वक्त है ना वो मरीज़ पे डिपेंड करता है। इस वजह से, क्योंकि देखें, अब मैं आपसे कह दूं कि 3 महीने जो आम रिहैब्स कहते हैं, हम भी अक्सर औकात कहते हैं कि 3 से 4 महीने, लेकिन अगर मरीज़ जो है वो 3 महीने में भी ये नहीं माना कि मैं जो हूँ वो गलत कर रहा हूँ और नशा मेरा आपको नुकसान पहुँचा रहा है, तो ट्रीटमेंट तो शुरू ही नहीं हुआ। ठीक है ना, जब तक मरीज़ ये ना समझ ले कि उसके लिए मंशियात कितना बड़ा नुकसान है, तब तक तो इलाज शुरू ही नहीं हुआ उसका। सिर्फ जिस्म से नशा ही निकला है, उसका मेंटली वो इस चीज़ पे नहीं आया कि मैंने नशा छोड़ना है। ठीक हो। अच्छा बताइए, पाकिस्तान में रिहैब के शोबे को बेहतर बनाने के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या इक़दाम ज़रूरी हैं? सबसे पहले तो मेरा ख़्याल है कि
गवर्नमेंट इदारे होने चाहिए रिहैब के लिए। ऑल्दो हमारे पाकिस्तान में भी इवन लाहौर में बहुत ज़्यादा रिहैब्स खोलने लगे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम आर प्राइवेट। ठीक है। अब प्राइवेट इदारों का ये वो महंगे हैं। ठीक है। इस तरह होता है कि कभी कभी कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती, ठीक है, और जो अफोर्ड कर सकती हैं वो बहुत थोड़े ड्यूरेशन के लिए अफोर्ड कर सकती हैं, तो जितना अरसा हमें रिक्वायर्ड होता है पेशेंट को ट्रीट करने के लिए वो उतना मुकम्मल ही नहीं हो पाता क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट इदारे होने चाहिए जो इसका इलाज करें, ठीक है। दूसरी बात जो हमारे मुल्क में नहीं होता, ठीक है, इदारों के अंदर, वो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। देखिए हमने मरीज़ का नशा निकाल दिया जिस्म से, 2 से 3 हफ्ते में इसकी थेरेपी भी कर दी साइकोलॉजिकल। उसके बाद क्या आपने उसकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए उसको क्या सिखाया वहाँ पर? अगर एक बंदा था घर पे फारिग बैठा रहता था, कोई काम नहीं करता था, नशों की तरफ लग गया, आपने उसकी थेरेपी करके वापस उसको आपने उसको उसी इन्वायरमेंट में भेज दिया, आपने उसको वापस उसी इन्वायरमेंट में भेज दिया, आपने उसको कुछ नहीं सिखाया जी कि बाहर जाके तुमने ये काम करना है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी बाहर के मुल्कों में ज़रूर प्रैक्टिस होती है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं होती। और पाकिस्तान में होनी चाहिए क्योंकि ये जितने भी फिर लोग फारिग वेले रहते हैं इनके लिए कोई काम होना चाहिए ताकि ये किसी काम की तरफ लगें। ठीक है। अच्छा, ख़ानदान का कितना किरदार होता है कि किसी भी जो इंसान है जो नशा कर रहा है, अगर उसको बेहतरी की तरफ राग़िब करना है तो ख़ानदान इसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपकी नज़र में? आई थिंक 80% ऑफ द टाइम इट्स द फैमिली, बिकॉज़ अगर आपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करवा दिया और वहाँ से निकलने के बाद फैमिली ने उसको सपोर्ट नहीं किया तो फिर पेशेंट ठीक नहीं रह सकता। किस वे में आप सपोर्ट में इस वे में कह रही हूँ कि एक सपोर्ट ये नहीं मैं आपसे कह रही कि वो उसको, क्योंकि हम उनको कुछ चीज़ें सिखाते हैं जिसमें ये है कि आपने पेशेंट को बाहर नहीं जाने देना, आपने उन पर सख्त नज़र रखनी है, आपने उनको पैसे नहीं देने, फ़ोन नहीं देना, अगर जाएंगे तो आप लोगों के साथ जाएंगे, बगैर आप लोगों के नहीं बाहर जाएंगे। ये कुछ चीज़ें हम फैमिली को सिखा के भेजते हैं जब हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। अगर तो फैमिली इन पर इम्प्लीमेंट करेगी तो ज़ाहिर है पेशेंट ठीक रहेगा। दूसरा ये कि फैमिलीज़ जो हैं वो अपने पेशेंट के साथ एक हेल्दी बॉन्ड बनाएं, ठीक है, उनको वो सपोर्ट दें, उनके साथ दोस्ती करें ताकि वो अपनी जो भी परेशानी उनको फेस करनी पड़ रही, इवन अगर उनको किसी और से डिस्कस ना करें, इवन अगर उनको क्रेविंग भी हो रही है तो वो उससे डिस्कस करें ताकि वो उनको बेहतर जो है वो मशवरा दे सकें या एटलीस्ट वो हमारे पास लेके आएँ, ठीक है। तीसरी चीज़ रेगुलर फॉलोअप्स। पेशेंट अगर यहाँ से चला भी जाता है ना, वो 50-50 रहता है, मैंने जाना है मैंने नहीं जाना है, क्योंकि उसके लिए वो ठीक हो गया होता है। अब ये फैमिली की ड्यूटी है कि वो हमारे पास उसको फॉलोअप पे लेके आए डॉक्टर्स के पास। अगर वो नहीं लेके आएंगे तो मरीज़ नहीं ठीक रहेगा। ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर एक पेशेंट जो है वो अपनी क्रेविंग की जो डिज़ायर है उसको एक्सप्रेस करता है अपने घर वालों के सामने, जैसे आपने कहा कि एक फ्रेंडली बॉन्ड होना चाहिए फैमिली और पेशेंट के दरमियान, तो फिर फैमिली उस चीज़ को किस तरह से देखे कि अगर वो किसी मतलब इस तरह के ख्वाहिश का इजहार करे तो फैमिलीज़ को तब क्या करना चाहिए? फैमिलीज़ को उस वक्त ये चाहिए कि वो उनको उनके साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर आएँ फ़ौरन से। इस वजह से क्योंकि देखिए फैमिलीज़ आर नॉट प्रोफेशनल्स, ठीक है, जो आपको कोपिंग मैकेनिज़्म प्रोफेशनल सिखा सकते हैं वो फैमिली नहीं सिखा सकती। आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, कोपिंग टेक्निक्स की अगर आपको क्रेविंग हो रही है तो आपने अपनी सोचों को, अपने माइंड को किस तरह डाइवर्ट करना है, ये चीज़ आपको सिर्फ एक प्रोफेशनल सिखा सकता है। ठीक है। अच्छा किंदा, ये बताइएगा कि क्या सोशल मीडिया और डिजिटल लाइफ स्टाइल है, आपको क्या लगता है कि उसकी वजह से नशे की कोई नई टाइप्स जो हैं हमारी सोसाइटी में आ रही हैं? बिल्कुल। What do you feel about it? एग्जैक्टली मैं तो इस चीज़ जो है आपके सवाल का वेट करी थी, आप ये सवाल करें। मैंने कर दिया आपसे सवाल क्योंकि मैं बहुत तंग हूँ इस चीज़ से। एग्जैक्टली। मैं शुरू यहाँ से करूँगी कि आप हर गली उठा के देख लें लाहौर की या चाहे पूरे पाकिस्तान की, ठीक है, आपको वहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल से ज़्यादा हर गली में 2 से 3 वेब शॉप मिलेंगी। ठीक है, ओपन बिजनेस है, ठीक है, वेब शॉप्स का, चाहे वो अब उसमें हर तरह का डैमेजिंग केमिकल हो, उसके अंदर जो है वो निकोटीन है, एडिक्शन है, बिक रहा है, कोई एज लिमिट नहीं है। वो 11 साल का बच्चा भी इस्तेमाल कर रहा है, 12 साल का भी, 13 साल का भी, 60 साल का भी, कोई एज लिमिट ही नहीं है। ठीक है, उसमें कोई निकोटीन किसी में जो है वो 6 मिलीग्राम है, किसी में 50 मिलीग्राम है, 0.5 है, 5 mg है, इस तरह की डोज 50 मिलीग्राम्स भी है, और वो 11 साल के बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना हार्ड वो होता है। तो ये ओपनली आप तो ड्रग को प्रमोट कर रहे हैं वेब शॉप्स को अलाउ करके कि वो कहीं पे भी वेब शॉप्स खोल लें।
अच्छा, साथ साथ वो ये भी कह रहे होते हैं कि नहीं इसका कोई नुकसान नहीं होता अगर इसकी मकदार कम है, ये 0.5 mg 5 mg, इट्स नॉट लाइक ये आपकी हेल्थ के लिए कोई नुकसान दे नहीं है। तो मैं आपकी इस बात का जी जी बिल्कुल बताएं, मैं इसकी इस बात का जवाब ज़रूर दूंगी। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो डिजिटल हमारी सोशल मीडिया है ना, इसने इस चीज़ को इतना फैंसी बना दिया है कि ओपनली आपकी चैनल्स पे आप देख लें, आपकी एड्स में आप देख लें, वो बड़ा फैंटेसाइज उसको फैंसी करके जो है उसको यूज़ ग्लोरीफाई कर दिया उसको बहुत ज़्यादा कि ये फैशन है नया। और इसमें वो सब यूज़ कर रहे हैं, बच्चा बूढ़ा जवान सब यूज़ कर रहे हैं। आपका दूसरी बात का जवाब मैं देती चलूँ कि आपने पूछा कि इसकी मिकदार का नुकसान। मिकदार का नुकसान बिल्कुल है, और मिकदार ना भी हो तब भी इसका नुकसान है। वो जो लिक्विड मिलता है ना अभी इसका वेप का, अभी बिल्कुल लेटेस्ट रिसर्च आई है अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 1 मंथ अगो, ठीक है, जिसमें एक पेशेंट था यूएस में, वो 3 साल से रेगुलरली जो है वो ये यूज़ करा था वेप, और उसको जो है अचानक उसको कफ होने लग गई, उसमें ब्लड आने लग गया और प्रॉब्लम्स होने लग गई उसको। तो जब उन्होंने उसको रिसर्च की इसके ऊपर कि क्या इश्यूज़ थे, तो पता चला जी वो 3 साल से वेप यूज़ करा था। जब उन्होंने फिर वेप के ऊपर रिसर्च करना शुरू की तो पता चला उसको जो है एक हमारी पॉपकॉर्न लंग डेवलप हो गया, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं आप कह लें कि जो बेसिकली फाइब्रोसिस हो जाता है। मैं आपको अगर आसान टर्म से बताऊँ, मैं आपको ये बताऊँगी कि जो हमारी लंग्स का एयर वे होता है ना, वो सिकुड़ जाता है, ठीक है, और उस वजह से जो है सांस के मसाइल शुरू हो जाते हैं। अब अगर आप 11 साल के बच्चे को ये दे रहे हैं, इवन अब उसमें निकोटीन नहीं भी है, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू निकोटीन, इट इज़ रिलेटेड टू एन अदर केमिकल दैट इज़ प्रेजेंट इन दिस लिक्विड। आई डोंट नो कि ये मिथ है या क्या है। लोग ये भी कहते हैं कि वेप लोग इसलिए भी पीते हैं कि अपनी जो स्मोकिंग की हैबिट को है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके, या स्मोकिंग की जो है रिप्लेसमेंट की बजाय ना आप उसको वेप यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, एट सम पॉइंट मैं आपको ये कह सकती हूँ कि बिकॉज़ जो सिगरेट है उसमें टोबैको होता है, उसमें 200 कार्सिनोजेंस होते हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। तो ये समटाइम्स लोग यूज़ कर सकते हैं इसको सिगरेट को छोड़ने के लिए, लेकिन अगर अब आप सिगरेट भी 20 पी रहे हैं दिन की और साथ आपने वेप की भी पूरी जो है वो लिक्विड ख़त्म कर दिया है, तो ये तो नुकसानदेह है ना। या तो फिर आप एक किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, ठीक है, वो आपको बताए कि आपने इतना अरसा इतनी चीज़ इस्तेमाल करनी है, ठीक है ना, प्रोफेशनल इसलिए आपको हेल्प करने के लिए हैं। तो आप इतना मकदार में करें, आप फॉलोअप्स पे जाएं, आप ऐसा ऐसा करके छोड़ दें। लेकिन आप जब भी सेल्फ मेडिकेट करने की या खुद से जो है करने की तजुर्बे करने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ें नहीं सेटल होती। अच्छा कंजा, भी सिगरेट का भी सवाल हुआ, तो लोग किस तरीके से सिगरेट आसानी से छोड़ सकते हैं? कहते हैं नहीं छोड़ा नहीं जा सकता, तो कोई ऐसी स्टार्टिंग में कोई टिप आप बता दें जो हर कोई इजीली फॉलो भी कर सकते हैं और आप समझती हैं कि फॉलो किया जा सकता है? सबसे पहली टिप तो यही है कि मरीज़ खुद चाहे, जो सिगरेट इस्तेमाल कर रहा है ना वो खुद चाहे। अपने माइंड को समझाना बहुत ज़रूरी है, सारी गेम माइंड की है। इस जो हमारी पूरी डिस्कशन है ना, इसका हासिल कलाम ये होगा विल पावर। ठीक है, अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन ओवरकम एनीथिंग, वेदर इट्स एनी ड्रग और इट्स सिगरेट, यू कैन ओवरकम एनीथिंग। तो सिगरेट का यही है कि पहले खुद चाहे इंसान कि वो छोड़ना चाहता है। दूसरा फिर मैं आपसे वही करूँगी, सीक प्रोफेशनल हेल्प, बिकॉज़ आपको वो कोई मेडिकेशन भी दे सकते हैं, आपको कोपिंग टेक्निक्स बताएंगे ना, आपको बताएंगे अच्छा ठीक है अभी आपको क्रेविंग हो रही है तो आपने अपना माइंड कैसे थॉट्स को मैनेज करना है ताकि आपको अभी क्रेविंग जो है वो माइंड डाइवर्ट हो जाए आपका वहाँ से। अच्छा, अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी, आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी थोड़ा सा कहा कि आपको क्या लगता है कि नशे से बचाव के लिए नाकाम हो चुके हैं हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और दूसरा ये कि औरतें अगर नशे का शिकार हो जाएं तो उनके लिए इलाज क्या है और वो कौन से चैलेंजेस हैं? औरतें भी आजकल नशे में बहुत मुलव्वस पाई जा रही हैं, इसकी क्या रीज़निंग है? पहले तो रीज़निंग के ऊपर बताएं। चलें पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। जो फीमेल्स हैं वो एग्जैक्टली मेल रेशो पे ही ड्रग्स कर रही हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है, जितने मेल हैं उतनी फ़ीमेल हैं, ठीक है। इन सब के आपस में ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, सब एक दूसरे को सप्लाई करते हैं, क्योंकि जब एक मरीज़ जो है वो नशे पे लगता है उसका मकसद ये होता है कि वो दूसरे को नशे पे लगाए, ठीक है, आसानियाँ पैदा करे दूसरों को भी नशा प्रोवाइड करने के लिए। जो फीमेल्स हैं उनके लिए ये चैलेंजेस हैं कि ऑल्दो मेरे ख्याल है कि मेल फीमेल दोनों के लिए ये है, मैं कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करूँगी, क्योंकि चाहे मेल करे चाहे फीमेल करे,
पूरा का पूरा घर तबाह होता है। ठीक है। इतनी ज़्यादा स्टोरीज़, इतने ज़्यादा किस्से हैं कि मैं आपको यहाँ बता भी नहीं सकती हूँ। हाँ बिल्कुल। कि फ़ीमेल करे चाहे मेल करे, घर तबाह होता ही होता है। फीमेल में ज़रा थोड़ा इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि आप बच्चों को माँ की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऑल दो बाप का भी उतना ही असर होता है, लेकिन ये है कि माँ से थोड़े बच्चे अटैच होते हैं। तो जब एक माँ घर पे नहीं होती है, ठीक है, तब जो है फैमिली बिल्कुल बच्चे स्पॉइल और कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, तो फैमिली डायनामिक्स बड़े डैमेज होते हैं इस वजह से। ठीक है। तो जो ख़वातीन ये नशा करती हैं तो उनके फ्यूचर में उनके लिए क्या नुकसान हो सकते हैं? स्पेशली वेपिंग बहुत ज़्यादा जो ख़वातीन करती हैं उनके लिए क्या नुकसान हैं फ्यूचर में, उनकी मैरिड लाइफ को लेके? सबसे पहले तो ये है कि ये जो आपको मैंने बताया रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करती है। ठीक है। सेकेंडली, अभी ये रिसर्चेस आई नहीं हैं, इसका भी कोई इतना एविडेंस शो नहीं हुआ है, बट अभी ये एक कह लें कि आप हाइपोथेसिस ही है कि इट लीड्स टू इनफर्टिलिटी इन बोथ मेन एंड वुमेन। ठीक है। अभी ये एक सिर्फ हाइपोथेसिस है, अभी इस पे रिसर्चेस जारी हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में और इस पे रिसर्च आएंगी, और मे बी जिस तरह अब सिगरेट का सबको पता है कि कार्सिनोजेनिक है, इसका भी कुछ आए तो सामने शायद कोई गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले और इसको जो है उसकी रोकथाम के लिए कुछ करे। हाँ जी। ठीक है। अच्छा गंजा, जैसे हमने बात की थी कि कुछ वालिदैन होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी औलाद को निगलेक्ट भी करते हैं, इस वजह से भी औलाद जो है नशे की तरफ राग़िब होती है। तो जो लोग जो वालिदैन ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं उनमें भी कुछ ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं एडिक्ट हो जाता है बच्चा। तो आपको क्या लगता है कि दोनों जो इसकी सूरतें हैं, जो दोनों स्टेट्स हैं, ये नशे की तरफ जो है राग़िब कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। ओवर प्रोटेक्शन किस तरह से कर सकती है? ये दोनों चीज़ें राग़िब करती हैं। ओवर प्रोटेक्शन इस तरह राग़िब करती है कि जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने अपने बच्चों को जो है वो हर वक्त की नज़र, हर वक्त की नुक्ताचीनी, ये ना करो वो ना करो। जो बच्चे होते हैं ना, वो उनका जो है वो डिफेंस मैकेनिज़्म इस तरह डेवलप हो जाता है कि हर बात पेरेंट्स से छुपाने लग जाते हैं। ठीक है। बच्चे हर बात अपने पेरेंट्स से छुपाने लग जाते हैं। ठीक है। क्योंकि उनको पता है हमने ये बताया तो इन्होंने जो है वो पागल हो जाना है हमारे माँ बाप ने, और हमें डांटना शुरू कर देना है और पॉसेसिव हो जाएंगे, तो वो कुछ बताते ही नहीं है। अब जब आपका दोस्ती ही नहीं है अपने बच्चों से, तो जब वो बाहर जाके दोस्तियाँ, प्यार, सेफ स्पेस ढूंढेंगे, आप अपने बच्चों को सेफ स्पेस नहीं दे रहे, हाँ, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ढूंढेंगे, तो फिर यही होगा, वो बच्चे नशों की तरफ ही जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि ना तो अपने बच्चों को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दें, कि नज़र ही नहीं रखनी बिल्कुल कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, किस दोस्त से मिल रहे हैं। ये भी ठीक तरीका नहीं है, और ये भी ठीक तरीका नहीं है कि आप इतने ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएं कि आप उनको सेफ स्पेस ही ना दें कि वो अपनी कोई भी बात आपसे ना कर सकें। ठीक है। तो पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों के साथ एक हेल्दी बॉन्ड रखें। ठीक है, एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड रखें, जहाँ पर आप उनको, अगर वो आपसे कोई बात आके इस तरह की कर भी देते हैं ना, कि हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई सिगरेट करता है, कोई इस तरह का नशा इस्तेमाल करता है, तो आपके पास इतना स्पेस हो कि आप उनको समझा सकें कि बेटा नहीं, देखो ये गलत है, इसकी लॉजिक के साथ बात करें बच्चों से। बच्चों को ये ना कहें ये गलत है, लॉजिक दें, क्यों गलत है, इसके क्या नुकसानात हैं, अगर आप इस्तेमाल करोगे आपका फ्यूचर कैसा हो जाएगा। लॉजिक के साथ लॉजिक देना, बहुत लॉजिकल रीजनिंग क्रिएट करनी चाहिए। अगर फैमिलीज़ का बच्चों के साथ अच्छा बॉन्ड हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चे गलत रास्ते पे चलें। ठीक हो गया। आपकी नज़र में हुकूमत की तरफ से सबसे बड़ी कोताही क्या है नशे के ख़िलाफ़ जंग में, आपकी नज़र? सबसे पहले तो मैं कहूँगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है। बहुत आम ड्रग्स मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, कहाँ है हुकूमत, क्यों इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। सिगरेट में बैलेंस नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम वेप आप कर लें, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से आपने बच्चों को वेप यूज़ करते हुए आपने भी देखा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट तो यहीं से है, वेप, सिगरेट, फिर चर्स, फिर उसके बाद चल सो चल, फिर आगे चला जाता है। दूसरी बात हुकूमत से ये है कि ये ड्रग्स इतनी क्वांटिटी में हमारे मुल्क के अंदर आम तौर पे मैसर कैसे हैं। ठीक है, इतने आम कैसे मैसर हैं कि आपको कुछ स्पॉट्स हैं जी, मुझे भी मेरे मरीज़ों से ही पता चला है कि लाहौर के कुछ स्पॉट्स हैं, आप वहाँ जाएं और आपको जो है वो ड्रग्स मिल जाएंगे। अगर अब ये बात इवन डांसिंग पिल्स और ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली अब अगर ये बात एक आम शहरी को पता है तो ये बात हमारी हुकूमत को, हमारी पुलिस को क्यों नहीं पता। ठीक है। अच्छा, चर्स, अभी आपने जिक्र किया, चर्स का नशा क्या है और कौन से लोग इसकी तरफ ज़्यादा आते हैं?
चर्स बेसिकली एक प्लांट से निकाला जाता है जिसको हम कैनाबिस कहते हैं। ठीक है। और इसका ये है कि ये भी इसी तरह स्टिमुलेंट ड्रग है। इसने भी जाके जो है डोपामीन हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस करना है। इसी तरह इसके भी जो है वो प्लेजरेबल फीलिंग होती है पेशेंट्स को। तो यूज़ देखें वो इसी तरह के अच्छा जी दोस्त बैठे हुए हैं या कोई परेशानी है, माइंड को थोड़ा रिलीफ देना है, कुछ खुशी महसूस करनी है, तो सिगरेट की जगह आज ये पी लो, यही आम होता है। ठीक है, आज ये पी लो तो मैं अच्छा महसूस पता है आपको एक टर्म यूज़ होती है चर्च के सिगरेट के लिए, पक्का। हाँ जी ऐसे ही है। हम अपने पेशेंट से भी ये पूछते हैं क्योंकि आप कौन से वाले सिगरेट पीते हैं, तो वो यही है कि इसी तरह यूज़ करते हैं, पक्का और कच्चा सिगरेट। अच्छा ये बताइए कि रिहैब से बाहर आके मरीज़ों को किस किस्म की सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है? अगर रिहैब से एक मरीज़ आता है तो कैसी सपोर्ट उनको प्रोवाइड करनी चाहिए? सबसे पहले तो उनको थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट ज़रूरी होता है, क्योंकि पेशेंट्स जब एकदम से बाहर उसी इन्वायरमेंट में जाते हैं ना, हम जिस इन्वायरमेंट से उनको लेके आए नशे की हालत में, जब वापस बाहर उसी इन्वायरमेंट में जाते हैं ना, तो उनको क्रेविंग होती है। ठीक है, हर पेशेंट को होती है। ठीक है, उस वक्त उनको फैमिली का इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अच्छा कंजा, आपने आइस के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस किया, चर्च पे भी हम बात कर रहे थे। अब चर्च से हटने के लिए लोग वीड को ऑप्शन देते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्या ये ऑप्शन आप समझती हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि वीड जो है चर्च से कम नुकसान है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अगर ऐसे कोई केसेस आपके पास आते हैं तो उनको आप कैसे डील करती हैं? ये सारे ड्रग्स जो हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, सब नुकसान हैं। ठीक है, कोई कम कोई ज़्यादा नहीं है। हाँ, आइस का इसलिए ज़्यादा बात करते हैं कि पैरानोया ज़्यादा कॉज करते हैं। ठीक है, लेकिन चर्च और वीड आप कह लें कि बस नाम फ़र्क है। ठीक है, फंक्शन दोनों का एक है। ठीक है, सिर्फ नाम ही फ़र्क है। ठीक है, उसको जो है वो चर्च कहते हैं, उसको वो वीड कहते हैं और गर्दा कहते हैं, फ़र्क कोई नहीं है। ठीक है, अफेक्ट उन दोनों का सेम है। तो नुकसान उसका भी उतना ही है। ठीक है, क्योंकि पता है क्या होता है कि पहले जो मरीज़ हैं वो थोड़ी क्वांटिटी यूज़ करना शुरू करेंगे। अच्छा जी, एक सिगरेट पी ली दिन की, आहिस्ता आहिस्ता इन ड्रग्स की ना टॉलरेंस डेवलप हो जाती है कि एक मतलब अगर उन्होंने एक दिन एक सिगरेट इस्तेमाल किया ना, तो अगले दिन उनको एक सिगरेट से वो हाई नहीं मिलती, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो जब वीड ने भी वही, आप वीड के भी 5-6 सिगरेट पियेंगे तो उसने भी वही असर करना है, उसने भी उतना ही नुकसान देना है आपको। ठीक है। अच्छा, वेब के हवाले से भी हम बात कर रहे थे, उसमें एक सवाल जो था वो मेरे जहन में आया था कि देखिए, हम गिलास पानी का अगर कोई पी रहा हो तो हम उसका पानी जूठा नहीं पीते, तो वेब एक दूसरे का जूठा यूज़ कर रहे होते हैं, तो इससे क्या इफेक्ट हो सकता है और आप इस चीज़ को किस तरह से देखती हैं? मुझे तो पहले समझ नहीं आता कि किस तरह ये कर लेते हैं। दूसरा ये कि ऑब्वियसली मल्टीपल बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, आपके अपने ओरल बैक्टीरियाज होते हैं, वो एक दूसरे के इस्तेमाल करें तो उससे भी ऑब्वियसली मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर हमारी कुछ इस तरह, जिस तरह आपने बात कर ली, ये आपने ओरल इसकी बात कर ली, मैं आपको कहूँगी कि जिस तरह ये अब सिरिंजेस एक दूसरे की यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये जो हीरोइन एडिक्ट्स होते हैं, जब इवन हीरोइन भी और आइस भी, दोनों जो इंजेक्ट करते हैं, जो इंजेक्ट करते हैं वो एक दूसरे की सिरिंजेस इस्तेमाल कर लेते हैं। उससे इतनी बीमारियाँ लगती हैं, जिस तरह हमारी हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, HIV, एड्स। ठीक है, ये सारी बीमारियां जो हैं ये दूसरे की सिरिंजेस इस्तेमाल करने से लगती हैं। और इनका HIV का ठीक है, आपका ये है कि ट्रीटमेंट अब है, लेकिन इट्स नॉट एंटायरली क्योरेबल। ठीक है, अब HCV भी आपका ये है कि आप 3 महीने का इलाज कराओगे, ठीक है, उस वक्त ठीक हो जाएगा, लेकिन इन लॉन्ग टर्म इसके नुकसानात हैं, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जिसका हेपेटाइटिस सी होता है उसको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइफ उसको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्योंकि उसका जिगर सुकर चुका होता है। और वजह क्या है? एक दूसरे की सिरिंजेस इस्तेमाल करना। ये इसी तरह जैसे लोग शीशा पी रहे होते हैं तो वो तब भी एक दूसरे का जूठा यूज़ कर रहे होते हैं। बेसिकली ये जो डिजीज़ेज़ होती हैं ना, ये सलाइवा, आपके जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं ना, उनसे ट्रांसमिट होती हैं। अब चाहे वो आपका सलाइवा है, चाहे वो आपका ब्लड है, आपके जो भी बॉडी फ्लूइड्स होंगे ना, उनसे ये चीज़ ट्रांसमिट होती है, बीमारियाँ। ठीक हो गया। अच्छा, आप डॉक्टर की हैसियत से आपने मतलब एक अरसा दराज से काम भी करी है रिहैब सेंटर में, और आपके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस भी हैं, तो कोई एक ऐसा केस जो आपके लिए आपको लगता है कि वो दैट वाज अ टफ टाइम ऑफ योर लाइफ, आपने उसको किस तरह से डील किया था और वो केस क्या था? मेरे पास अभी ऑब्वियसली मुझे इतना टाइम हो गया ड्रग रिहैब में काम करते हुए, तो मेरे पास जो फैमिली आती है ना, उसके पीछे एक अलग स्टोरी होती है, और वो हर स्टोरी बहुत दुखी होती है।
क्योंकि हर नशे के मरीज़ के पीछे एक पूरा ख़ानदान तबाह होता है, माँ बाप बीवी बच्चे भाई बहन सब ख़त्म सब ख़राब हो जाते हैं, फैमिली डायनामिक्स तबाह हो जाते हैं। ठीक है। तो मेरे पास तो मैं आपको कोई ऐसा डिफरेंशिएट करके नहीं बता सकूँगी क्योंकि हर जो केस है ना वो इसी तरह है, लेकिन हाँ एक जो मुझे कुछ याद पड़ता है वो कुछ 2-3 इस तरह के रेलिवेंट हैं कि एक फैमिली है, उनके फादर नहीं थे। ठीक है। उन्होंने जो है वो बहुत अर्ली एज में ड्रग यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है। अब एक जो भाई हैं उनके फैमिली थी, बच्चे थे, एक भाई के नहीं थे। ठीक है। जो बड़ा भाई था वो भी यूज़ करता था, छोटा भाई था वो भी यूज़ करता था, और उनको इतने इतने साल गुजर चुके हैं, आई गेस अप्रॉक्सीमेटली 20-25 ईयर्स कि वो कॉन्टीन्यूस नशा करते हैं। उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपना सब बेच दिया, सब ख़त्म कर दिया। हमारे और वो पेशेंट्स हमारे पास मल्टीपल टाइम्स आते रहे हैं, मतलब कभी 6 महीने के लिए आ गए, कभी 4 महीने के लिए आ गए। ठीक है। अब जो लेटेस्ट उनका मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ वो ये हुआ कि उनकी अम्मी मेरे पास रोती हुई आई। ठीक है। वो घंटा मेरे पास बैठी हूँ, वो घंटा चुप नहीं की, वो रोती रही कि मेरा एक बेटा तो चलें करता ही है उसको, और उसको ज़ाहिर है ऑब्वियसली इसके साथ साथ उनको और भी मसाइल शुरू हो गए, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा एक्सेट्रा बड़े भाई को। और जो छोटा भाई है वो जी घर में ड्रग एडिक्ट्स लेके आ रहे हैं, उनका घर हर वक्त खुला हुआ है, गली का हर ड्रग एडिक्ट उनके घर में है। अपनी अम्मी को वो मारते हैं कि ये जो आखिरी घर है इसको भी बेचो, जस्ट बिकॉज दे वांट मनी फॉर ड्रग्स। तो वो अपनी अम्मी को मारते हैं, अपनी माँ को मारते हैं, तुम कब मरोगी, तुम कब। व्हेन आई हर्ड दिस आई स्टार्टेड क्राइंग कि कोई इंसान अपनी माँ को कैसे कह सकता है कि तुम मर जाओ या मैं तुम्हें मार दूँगा, मुझे घर चाहिए। इट इज़ वेरी हॉरेबल। उसके बाद उनकी अम्मी एक दिन के लिए घर से चली गई, उन दोनों भाइयों ने एक दूसरे को चाकुओं से मारा एंड दे फ्लडेड द रूम विद ब्लड। तो ये हाल करता है एट द एंड मंशियात कि आपको किसी रिश्ते का लिहाज नहीं है, आपको अपनी एग्जिस्टेंस का लिहाज नहीं है, आपको कुछ नहीं पता कि आप क्या करें, आपको जो चाहिए बस चाहिए तो बस नशा चाहिए अपने माइंड की एक सेटिस्फेक्शन के लिए, नथिंग एल्स। सो सैड टू हियर अबाउट इट। अच्छा, अगर कोई आपको लगे कि आपका प्यारा किसी नशे में मुब्तला हो रहा है तो बीइंग अ फैमिली आपको सबसे पहला क्या कदम उठाना चाहिए? सबसे पहला कदम मेरे ख्याल से उनको रिहैब दाखिल करवाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आप कोशिश करें कि आप पहले उनको सपोर्ट करें, मतलब आप उनको कॉन्फिडेंस मिलें। मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले समझाने की कोशिश करें कि बेटा ठीक है, मसला हो गया, हम समझते हैं इस चीज़ को, आप इसका इलाज करवा लो, आप ठीक हो जाओ। आप उसको बताएं कि इसके क्या कॉन्स हैं, ये किस तरह जो है आपको तबाही की तरफ लेकर जाएगा। वेरी रेयरली पेशेंट समझेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं समझेंगे, बट दे विल नो कि एटलीस्ट फैमिली ने हमसे पहले बात की है। ठीक है। इलाज इसका रिहैब है। ठीक है। आप उनको रिहैब दाखिल करवाएं और उसके बाद उनकी ऑक्यूपेशन के लिए कुछ करें, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए कुछ करें, उनको किसी तरफ लगाएं, कोई उनको काम काज में लगाएं, हाँ, ध्यान कहीं डाइवर्ट हो, उनको वो किसी काम में लगे, कोई मोटिवेशन हो ना। बिल्कुल ही मोटिवेशन नहीं होगी लाइफ में तो फिर क्या करेंगे वो। ओके, एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? मेरा मैसेज ये है कि मैं ऐसे बहुत से मल्टीपल स्टोरीज़ हैं और बहुत दुखी स्टोरीज़ हैं। मेरा मैसेज सबसे पहले ड्रग जो मंशियात अभी इस्तेमाल करना शुरू किया है या कर रहे हैं उनके लिए ये है कि प्लीज़ ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसकी तरफ ना जाएं। आप लोगों के ख़ानदानों को ये कब खा जाएगी, तबाह कर देगी, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। आप लोगों के बच्चे आप लोगों को देख के सीखते हैं, आपके बच्चे आप लोगों को देख के बड़े होते हैं क्योंकि आप लोग उनके आइडियल हैं। ठीक है, आप लोग ही जब ये करेंगे तो हमारी अगली जो जनरेशन आ रही है, जो हमारी कौम के बच्चे हैं, वो क्या देख के बड़े होंगे। वो मेंटली डिसफंक्शनल फैमिलीज़ हो जाती हैं, वो बच्चों की मेंटल हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो आप प्लीज़ इन चीज़ों से परहेज़ करें। दूसरा मैसेज मेरा फैमिलीज़ के लिए है, ठीक है, कि अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, अपने घर में आपको जो लगे कोई मेंटली डिस्टर्ब्ड है या उनकी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं अफेक्टेड है, उनको हेल्प के पास लेकर आएँ ताकि वो इस तरफ ना आ जाएं। और अगर इस तरफ चले भी गए हैं तो आप उनको इलाज करवाएं, उन पे ना छोड़ दें कि हो जाएगा ठीक, वो ठीक नहीं होंगे।
थैंक यू सो मच डॉक्टर कंज़ा, बहुत अच्छा लगा आपसे, बड़ी यूज़फुल हमारी कन्वर्सेशन हुई। तो नाजरीन, ये जो आज का पॉडकास्ट है यकीनन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपके प्यारों के लिए, ख़ास तौर पे वो लोग जो नशे की लत में मुब्तला हैं। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो नशा है वो सिर्फ फ़र्द वक़्त का मसला नहीं है, बल्कि ये एक समाजी बहरान है और जिसे समझना और उसके ख़िलाफ़ मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है। अपने प्यारों पर नज़र रखें, उनकी एक्टिविटीज़, जो उनकी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हैं उसको मॉनिटर करें, और अगर आपको महसूस हो कि कोई प्यारा आपका इस दलदल में फंसने जा रहा है तो फ़ौरन से जो है रिहैब सेंटर्स की तरफ जाएं। रिहैब सेंटर्स जो है इसीलिए बनाए गए हैं ताकि आम आवाम, हम जैसे लोग और जो लोग इस मर्ज़ की तरफ मुब्तला होने से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो नाजरीन, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।